अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम अब नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर वीबीटी भी पढ़ ली है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी भी। अब आपके पास एक लास्ट थ्योरी है विच इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वीबीटी हम लोगों ने अगर जो बाकी थ्योरीज थी उनके अंदर हमने शेप्स पढ़ ली, ज्योमेट्रीज पढ़ ली। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अंदर के आपके पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स वो लीनियर नहीं होते, वो आपके पास बेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, शेप्स के बारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपको बताती है। इसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट थे, सेडविक एंड पॉल। 1940 के अंदर उन्होंने पॉइंटेड आउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कुड बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर बेसिकली वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पेयर की फॉर्म में उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो उनमें से बॉन्ड पेयर, अगर बॉन्डिंग किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर्स। अगर वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो हम उनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के मतलब होता है लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। ठीक, इन दोनों की हेल्प से उन्होंने शेप्स डिटरमिन की थी, सेडविक और पॉल ने। फिर रिसेंटली नायलॉम एंड डिलिप्सी developed Vespert theory which explains the shapes। उन्होंने एक्सप्लेन की थी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपके कुछ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो शेप्स एक्सप्लेन की थी वो नायलम और जेलिप्से ने। ठीक, अब उससे पहले वेस्पर थ्योरी के अंदर आपकी आ जाती हैं सबसे पहले बेसिक अजम्पशन। ठीक है, बेसिक असम्पशन ये है कि जो आपने शेप्स डिटरमिन जब करनी है तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसिडर करना है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके अरेंज होंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप रिपल्शन एट मिनिमम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेम चार्जेस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनके दरमियान में रिपल्शन होती है। तो रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए उनके दरमियान में डिस्टेंस को हमने रखना है मैक्सिमम। ये इसका बेसिक अजम्पशन है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके पोस्टुलेट्स। द फर्स्ट वन इज कि बोथ लोन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। आपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसिडर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट कि मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बॉन्ड और लोन पेयर्स उनको आपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है टू अवॉइड रिपल्शन। ये जो फर्स्ट टू पॉइंट्स है बेसिकली यही इसकी बेसिक अजम्पशन भी थी। ठीक, अब थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि लोन पेयर सबको डिस्टेंस पे तो रखना है, लेकिन जो लोन पेयर है उसको आपने ज़्यादा स्पेस, लोन पेयर जो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन बॉन्ड पेयर। अब उसके नीचे रीज़न मेंशन की हुई है कि बॉन्ड पेयर से ज़्यादा क्यों लोन पेयर ज़्यादा स्पेस क्यों ऑक्यूपाई करता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि लोन पेयर जो है उसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग। वो सिर्फ वन न्यूक्लियस के अंडर होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर होती है। जबकि जो बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर के ऊपर क्योंकि वो बॉन्ड बना रहा होता है, एक तो अपने एटम के न्यूक्लियस के अंडर होगा और जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहे हैं उसके न्यूक्लियस के अंडर भी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंडर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस वजह से जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो कम, उनके दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस उनकी कम होती है। लेकिन जो लोन पेयर होता है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंडर होता है तो उसकी रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। इस वजह से हम उसको मैक्सिमम डिस्टेंस वो ऑक्यूपाई करता है ताकि अपनी रिपल्शन को वो मिनिमाइज कर सके। और जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनको वो कंप्रेस कर देता है, दे टेंड टू कंप्रेस द बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, as a result the non-bonding electron pairs exert greater repulsive forces on bonding electron pairs and thus टेन टू कंप्रेस दी बॉन्ड पेयर्स। यहाँ पे नीचे उन्होंने वैल्यू दी हुई है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर में, और इस रिपल्शंस को हम कहते हैं वंडर वॉल रिपल्शंस। उसके बाद इसका जो फोर्थ पॉस्टुलेट है कि जो आपके पास डबल बॉन्ड है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो रहे थे तो डबल बॉन्ड, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इनकी हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है, ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन ये बिहेव ज्योमेट्री के अंदर जब हम ज्योमेट्री डिटर्मिन कर रहे होंगे मॉलिक्यूल की तो ये बिहेव करेंगे लाइक अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पे ये बिहेव करेंगे, लेकिन ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे अपनी हाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी की। लेकिन जब हम ज्योमेट्री डिटर्मिन कर रहे होंगे बट बिहेव लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ पे इसका ये टेबल, जो कि ये टेबल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा,
वहां पे हमने सिर्फ 3 सिस्टम्स पढ़ते हैं, AB2, AB3, AB4। ठीक है, ए जो है ये आपका सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम हो गया ए। ठीक है, बी यानी कि इसके साथ अब ये बॉन्ड बना रहा है। B2 का मतलब ये है कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर से बॉन्डिंग 2 हो गए तो लोन हो जाएंगे 0। ठीक है, उस केस में अरेंजमेंट होती है लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर, और ये इस तरह से आपको शेप शो की भी है, ये साथ में एग्जाम्पल्स मेंशन की हुई हैं। ठीक है, AB3 यानी कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 के 3 वो बॉन्ड में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं तो लोन हो जाएगा 0, और अगर 2 उनमें से बॉन्ड पेयर हैं तो एक हो जाएगा लोन पेयर। ज्योमेट्री इनकी अरेंजमेंट, अब ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज कैसे होना है, जैसे ट्रायगोनल, जैसे आपके पास ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल्स के 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो उन कॉर्नर्स के ऊपर आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि बॉन्ड पेयर तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर, तो ये आपको जो उनके दरमियान का बॉन्ड एंगल भी 120 का है। ठीक है, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर ने क्या करना है, रिपल्सन की वजह से ये आपके पास बेंड हो जाएगा और एंगल हो जाएगा लेस देन 120। ठीक है, उनके साथ में एग्जाम्पल्स उन्होंने मेंशन किए, तो इसको हम कहेंगे बेंड और एंगुलर। उसके बाद AB4 सिस्टम, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 में से 4 के 4 अगर बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो टेट्राहेड्रल जैसे स्क्वायर होता है। ठीक है, और सबके एंगल कितने होंगे, 109 के। अगर आपको अभी ये लग रहा होगा ये एंगल 109 का नहीं है, लेकिन असल में ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये बैक साइड के ऊपर है। ठीक है, सबके जो है बॉन्ड पेयर सबके दरमियान में 109 का ही एंगल है। ठीक, उसके बाद अगर एक लोन पेयर आ गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिड में। ठीक है, जैसे ये अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, ये 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये एंगल हो जाएगा लेस देन 109। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये थोड़े से बेंड हो जाएंगे, एंगल 109 से कम हो जाएगा। अगर अब 2 लोन पेयर्स आ गए हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 ही लोन पेयर्स हैं, तो तब क्या होगा, बेंड स्ट्रक्चर, और ये एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। ये 109 है, यहाँ पे ये 107 हो जाता है, और यहाँ पे ये 104 हो जाता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर की है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये एंगल जो है लेस देन 109 यानी कि 104 के करीब आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। अब थोड़े से और हमने सिस्टम पढ़ना है, AB4 के बाद आ जाता है आपका AB5, AB6 और AB7। ठीक है, ये 2, 3, 4 तो आपने सेम वही पढ़े हुए। ठीक, अब 5 यानी कि अगर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो आपके पास जो इसकी शेप क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अभी मैं आपको इनकी शेप्स भी दिखाती हूँ। उनके अंदर अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए 5 के 5 ही बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही रहेगी। ठीक, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ गया तो क्या होगा, मैं आपको पहले यहाँ से शेप्स दिखा देते हैं। ये टेबल बहुत बेस्ट है, इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। शेप्स और स्ट्रक्चर्स के लिए आपको यहाँ से करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपको बताई हुई है शेप्स AB5 सिस्टम की। ठीक है, ये AB5, ये AB5 सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, अगर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो बॉन्ड पेयर हुए तो ये इस तरह की आपको ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल जैसे ये स्क्वायर ट्राइंगल हो गया। ठीक है, और ये एक अबव और बिलो द प्लेन है, ट्राइगोनल बाय बाय पिरामिडल। ठीक है, ये सारे के सारे अभी आपके पास क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, एग्जांपल उन्होंने आपको दिया PCl5 की, फॉस्फोरस हो गया सेंट्रल, और ये 5 क्लोरीन हो गए। ठीक, तो इसके बाद ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर अब एक इसके अंदर आ जाएगा आपका लोन पेयर। ठीक है, अब ये वाली स्ट्रक्चर उन्होंने कौन सा दिखाया कि अगर 2 लोन पेयर्स आ गए हैं, 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे तो ये टी शेप बन जाता है। ठीक है, ये आपको टी शेप, क्योंकि ये अब उन्होंने क्या किए हैं, 2 लोन पेयर्स, ये एक लोन पेयर हो गया, क्योंकि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में से अब 2 पोजीशंस के ऊपर आ गए हैं लोन पेयर्स, तो ये आपके पास टी शेप हो जाएगा। distort its symmetry from true trigonal bipyramidal arrangement, the structure of ClF3। अब ये क्या है, Cl और ये F3। ठीक है, तो इस टी शेप 1F, अब जो ClFF जो है ये वाला, ये हो गया क्लोरीन, एक ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन, इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 180 का होगा। ठीक है, एंड 2FClF हैव बॉन्ड एंगल्स ऑफ 90, लेकिन अगर ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन देखेंगे तो ये एक दूसरे के 90 के एंगल पे होंगे। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर गिव्स मिनिमम रिपल्शन एंड द टी शेप स्ट्रक्चर ऑफ ClF3
ठीक है, तो मिनिमम रिपल्शन के लिए ये इसका टी शेप में ही कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 2 लोन पेयर्स आ गए थे यहाँ पे आपको, ये 2 लोन पेयर्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि AB6 सिस्टम। ठीक है, यानी कि 6 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर इनकी जो 6 के 6 ही अगर बॉन्ड पेयर्स हुए तो ये ज्योमेट्री आपके पास आती है ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, और एक अबव और बिलो द प्लेन आ जाता है, तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दी हैं। SF6 यानी कि सल्फर के साथ जो है 6 फ्लोरीन अटैच हुए हुए। The electrostatic repulsion is minimum when 6 electrons pairs arranged in octahedral manner having all bond angles, सारे bond angle क्या है 90 के हैं। और इसके अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो, यानी कि VBT के अंदर जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, D2sp3 हो सकती है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं sp3d2। ठीक है, ये इनकी ऑक्टाहेड्रल की सिमेट्री आपके पास उन्होंने मेंशन की हुई है। और यहाँ पे जो VBT के अंदर भी आपको याद होगा कि इसी ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने अगर ये हाइब्रिडाइजेशन थी तो हमने ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री कही थी। अभी यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। अगर इनकेस लोन पेयर आ जाता है तो फिर क्या होगी ज्योमेट्री, जैसे यहाँ पे अगर अब एक लोन पेयर आ गया है तो ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम कहेंगे ये अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया, ये वाला जो आपको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है ये स्क्वायर हो गया। और अगर आप इनको देखेंगे, ये 1 और ये 2 और ये 3, तो जैसे पिरामिड्स होते हैं ना, पिरामिड्स, ये उस तरह का। तो इस वजह से ये स्क्वायर पिरामिडल के अंदर जब एक लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से एक लोन पेयर हो गया और 5 जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर कि अगर 2 लोन, ये भी 1 लोन पेयर, अगर अब 2 लोन पेयर हो गए हैं तो 2 लोन पेयर्स क्या होंगे, अबव और बिलो द प्लेन हो जाएंगे, और ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अभी हमने AB4 सिस्टम के अंदर पढ़ा था ना, ये सेम वैसा हो जाता है। इसके अबव और बिलो जो है वो आपके पास लोन पेयर आ जाते हैं, 2 लोन पेयर्स और 4 बॉन्ड पेयर्स। ठीक, मिनिमम रिपल्शन व्हेन 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड एट द एंगल ऑफ 180। ये दोनों लोन पेयर आपस में एक दूसरे के क्या है, 180 के एंगल के ऊपर आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर, और इसके डिफरेंट उन्होंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। ICL4 है, साथ में BRF4 नेगेटिव। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स। उसके बाद अगला सिस्टम ये है AB7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री आपके पास क्या होगी, पेंटागोनल। ये हो गया पेंटागोन, मतलब 5 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल हो गए। और ये अबव और बिलो तो ये बाय पिरामिडल शेप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप लोगों का हो जाएगा वेस्पर थ्योरी। ठीक है, AB7 सिस्टम तक आपने इसको याद करना है। बेस्ट ये है कि आप इसका जो ये टेबल है इससे करें, ताकि इस टेबल के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ज्योमेट्री की, ये वाला जो टेबल है। ठीक है, AB2 3 4 उनकी क्या ज्योमेट्री होगी, उनके लोन पेयर, बॉन्ड पेयर्स और एग्जाम्पल, ये बेस्ट है। साथ में इनकी आप शेप्स बनाना भी सीखना है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ ली है, कोवलेंट थे, आयनिक थे, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड था। ठीक है, वो सारी कौन सी बॉन्डिंग थी, इंट्रामोलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर की बॉन्डिंग। ठीक है, अब 2 मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो उनके दरमियान की जो बॉन्डिंग होती है वो है इंटरमोलिक्यूलर। ठीक, अब इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग के अंदर भी आपके पास सबसे आ जाती है, जिसमें डायपोल डायपोल फोर्स है, डायपोल आयन डायपोल है, डायपोल इंड्यूस्ड है, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो उसी तरह से का आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा जी, पोलर मॉलिक्यूल्स आर स्टेबलाइज्ड इन अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। वो कहते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी आपने कहा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है, पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ठीक, अब उन पोल्स आर स्टेबलाइज्ड इन अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो सॉलिड में क्या होता है कि वो टाइटली पैक्ड होना है, उन्होंने अरेंज होना है। तो किस तरह से अरेंज होते हैं, oppositely charged ends of the dipole resulting in the mutual
एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। तो उनके दरमियान में कौन सी इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शन होती है, वो होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जैसे ये अभी आपको अब ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये कोई एक पोलर कंपाउंड था, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड, ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल था, ये थर्ड। लेकिन अब जब ये सॉलिड फॉर्म में गया यानी कि टाइटली पैक हो गए हैं, तो अभी किस तरह से अरेंज होंगे, एक का पॉजिटिव एंड दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये अरेंज होंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं, वो आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर एक का आपके पास ये जो पॉजिटिव एंड है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हुआ, और कोई ये जो नेगेटिव एंड वाला कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ, तो इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होगी उसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं, वो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, वैसे अगर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे कोई सा भी और पॉजिटिव एटम हो सकता है, यहाँ कोई भी नेगेटिव एटम हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई हाइड्रोजन हुआ, पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन का हुआ, और कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन होगा, तो फिर इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन भी किया हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पोलर इंटरेक्शन is called hydrogen bond. This is primarily an electrostatic bond present between positively charged hydrogen atom and a small electronegative atom. Electronegative atom जैसे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, पॉजिटिव एंड हुआ हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हुआ फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का, तो हम इसको इनके दरमियान की जो होगी तो हम इसको कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द हाइड्रोजन बॉन्ड arises out of the imprisonment of proton becomes two electronegative atom। जो ये प्रोटॉन होता है, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है दरमियान में किसके सैंडविच हो गया है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान में ये सैंडविच हो गया है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वेरी वीक विद बॉन्ड एनर्जीज इन द रेंज ऑफ 2 to 10 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी कि अगर आपके पास 1 मोल है तो आप कोई क्वांटिटी है बॉन्ड्स की 1 मोल। ठीक है, तो उसको अगर आप उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपको सिर्फ 2 to 10 किलो कैलोरीज देंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक, बेसिकली सारे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो सारी ही वीक हैं। जो आपकी इंट्रामोलिकुलर जैसे कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जो इंटरमोलिकुलर हैं डायपोल डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे वीक बॉन्डिंग है। ठीक है, a hydrogen bond between two atoms A and B can be written as, अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड को अब लिखते कैसे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर। जैसे अब यहाँ पे अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O और ये सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये इस तरह का बेंड क्यों स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होने की वजह से, रिपल्शन की वजह से ये बेंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल। अब ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव सेंटर। इनके दरमियान में एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव के दरमियान में जो बॉन्डिंग हुई है इसको अब हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको ये बताया हुआ है। उसके बाद आई सीरीज एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम सबको पता है कि जो आइस है, आइस का फॉर्मूला क्या है, H2O, बेसिकली वो वाटर है, सिर्फ स्टेट का डिफरेंस है कि जो वाटर है वो लिक्विड होता है, आइस आपके पास होती है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब आइस जब बनती है वाटर से तो उसके अंदर क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे करीब आते जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है कन्वर्ट हो जाते हैं आइस के अंदर। और ये स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं, आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप सबने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा कि इसकी टेट्राहेड्रल सिमेट्री होती है। जब इसकी टेट्राहेड्रल सिमेट्री होती है तो उसके दरमियान में क्या होता है, दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस आ जाती है। एम्प्टी स्पेसेस की वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो जो है आइस की डेंसिटी हो जाती है डिक्रीज। इसी वजह से जो आइस क्यूब्स होते हैं वो हमेशा फ्लोट करते हैं बजाय सिंक के। ठीक है, कभी भी अगर आप लोग कोई ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो जब भी आप आइस क्यूब्स डालते हैं तो आप हमेशा नोटिस करेंगे जो आइस क्यूब्स होते हैं हमेशा ऊपर रहते हैं, कभी भी नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आइस की डेंसिटी
कम होती है। अदरवाइज आपके जो बाकी कोई भी सॉलिड होता है उसकी सॉलिड्स की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन आइस एक एक्सेप्शनल केस है। और आइस की डेंसिटी कम होने की रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, इस वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है बजाय सिंक करने के। उसके बाद कुछ और मॉलिक्यूल्स की उन्होंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट की हुई है, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के ये HF और ये HF, ठीक है, तो इनके दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है। ये अमोनिया के अंदर, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल एक है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे अमोनिया में शो कर दी। फिर उसके बाद ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देखें कि एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डायमर बना रहा है। आप सबको पता होगा मोनोमर क्या होता है? 1 यूनिट। ठीक है, जब 2 यूनिट्स कंबाइन हो जाते हैं उसको हम कहते हैं डायमर। अगर बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि वो उसको पोलीमर बन जाते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एसिड किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डायमर, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक यहाँ से हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इधर से हो रही है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड की, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड की, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सैलिसिलिक एल्डिहाइड के अंदर ही, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेचर क्या है? तो हम सबको पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s1, यानी कि एक है, फर्स्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है और आयनिक बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, since 2s and 2p orbitals are too high to be involved in the formation of bond, जबकि बाकी इसके जो है 2s और 2p orbitals हाइड्रोजन के इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, अब ये कुछ थेरीज हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सप्लेन करने के लिए नेचर को। ठीक है, द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच। वो कहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच की वजह से बनता है, यानी कि सिंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप। वो कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसकी रीजन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, सेकेंड थियरी कहती है कि VBT, कि वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, एंड दिस ट्रीटमेंट द कोवलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आ जाती है कोवलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज एम्फेसाइज्ड। वो कहते हैं यहाँ पे A और H के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोवलेंट और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, या यहाँ पे आपके पास आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, ये आयनिक बॉन्ड हो और आयनिक बॉन्ड के अंदर भी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होके ये किसी के साथ बना सकता है। ठीक है, या यहाँ पे H और B इनके दरमियान में भी कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। और थर्ड इसकी जो अप्रोच है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, जो कि है MOT, यानी कि हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का P ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो आपस में ओवरलैप करके बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, ये 3 थेरीज हैं कि ऑर्बिटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है, या कोवलेंट वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट सा है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, जबकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टन लिक्विड सच एज डाइलेक्ट्रिक। बहुत से लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कि अब जो लिक्विड उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है या उसका वेपर प्रेशर क्यों कम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो रहा होता है या वेपर प्रेशर कम हो रहा होता है। ठीक है, अब जैसे वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वाटर H2O। ठीक है, लेकिन H2S जो है, जबकि सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन H2S क्या है? गैस है। ठीक है, ये गैस है, लेकिन वाटर जो H2O है वो आपके पास लिक्विड है। तो इसके लिक्विड होने की रीज़न ये है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन H2S के अंदर एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
ठीक, उसके बाद वो कहते हैं मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ पैरा और मेटा नाइट्रोफिनोल। बेंजीन के साथ ए फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ये फिनोल OH ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अगर ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ सेकंड इस कार्बन के ऊपर लगा होगा तो हम इसको कहेंगे मेटा, अगर इस कार्बन पे अटैच होगा तो हम इसको कहते हैं पैरा। तो वो कहते हैं जो मेटा और पैरा वाले हैं, यानी कि अगर ये नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप मेटा या पैरा के ऊपर अटैच है तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनोल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो है वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्थो वाला है जैसे कि ये वाला, ये जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, इसकी रीजन या इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी रीजन सबकी क्या है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, लेकिन अगर ये मेटा या पैरा पोजिशन के ऊपर अगर अटैच होते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज है, क्योंकि फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन ऑर्थो पोजिशन पे अगर ये अटैच हो गया तो इसने मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है। ठीक, तो इसका ये उन्होंने आपको एक्सप्लेन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, hydrogen bond energies are relatively small and chemical reactions which involve breaking of weak bonds take place readily. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, आपको अभी बताया था, सिर्फ 2 to 10 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं एक मोल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना हो। ठीक है, तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जैसे आपको पता है प्रोटीन के अंदर या हमारे कार्बोहाइड्रेट, मोस्टली प्रोटीन जो DNA इन सब के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो बहुत इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। Hydrogen bonding in protein is very important in biochemical function, for example, oxygen transport and storage, hemoglobin, regulation of metabolism, control of hereditary transmission, इन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन, यानी कि DNA RNA, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो ऑफ वाटर, जो वाटर की जो है ये हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होने की रीज़न भी ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और अक्सर जगह पे थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी वाटर यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी वाटर को ही यूज़ किया जाता है रेडिएटर्स के अंदर, ताकि वो गाड़ी का टेम्परेचर जब चलती है इंजन ज़्यादा गर्म ना हो जाए, उधर भी वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो हीट करता है, ट्रांसफ़र को हीट ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सारे की सबकी रीज़न जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत से मॉलिक्यूल्स, इसलिए वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड जो डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होने की रीज़न क्या है, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर बहुत सारे, इस वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। फिर इसके अंदर मैनी आयनिक कंपाउंड्स, बहुत से आयनिक कंपाउंड भी डिसॉल्व हो जाते हैं, अगेन रीजन जो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर उसके बाद क्रिस्टल्स की अगर हमने आर इम्पोर्टेंट डिटर्मिनिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आप लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, तो उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स भी जो हैं आपके, वो डिटर्मिन करने के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज हो रही होती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी, वही वाटर वाला ही केस के आइस जो है वो फ्लोट करती है, उसकी रीजन भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है एंड। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। अभी तक हम सब यही बात कर रहे थे कि जी कोवलेंट बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, या ये सारी बॉन्डिंग, इन सब बॉन्डिंग के अंदर क्या हो रहा था कि जब भी बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बना रहा है, आयनिक अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे भी हैं, एलिमेंट्स ऐसे भी हैं कि वो कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उनकी जो वैलेंस शेल है या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसी नहीं होती, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, the class of compounds which have strong tendency to accept electrons because they have too few electrons to provide a total count of electrons required for the next inert gas configuration are called electron deficient। यानी कि बॉन्डिंग करने के बावजूद, कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड बनाने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी नहीं होती। ठीक है, अब उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। ठीक है, ग्रुप 2 और 3 के अंदर जैसे बेरिलियम है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इनकी
have strong tendency to accept electrons and require tetrahedral configuration. तो अभी अपने आप को फिर भी अगर इन्होंने बॉन्ड बना लिया है, बेस्ट हमेशा आप एग्जांपल पढ़ते होते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट के अंदर कि अमोनिया जो है बोरॉन को अपना लोन पेयर दे रहा है, तो उसकी रीज़न यही होती है कि जो बोरॉन है वो अपना BH3 बॉन्ड बनाने के बाद भी जो है इसकी अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो फिर अमोनिया जो है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा होता है। ठीक है, तो बोरॉन आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या ठीक। The molecules possessing lone pair of electrons are readily combined with the electron deficient molecules to remove their electron deficiency. तो फिर जो जिनके पास लोन पेयर होता है वो उनके साथ कंबाइन होकर उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। अब यहाँ पे बोरॉन का केस डिस्कस हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोरॉन की क्या है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ हैं टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 2p1, ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी ये 3 ही सिर्फ बॉन्ड्स बनाएंगे, जैसे ये एक बोरॉन हो गया BH3, ठीक है, और ये सेकेंड BH3। ठीक, इस बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो ये दोनों क्या करेंगे कि आपस में भी बॉन्डिंग कर लेंगे एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए। इस वजह से ये डाइबोरेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ ब्रिज बना लेंगे। In order to get the due share of electrons, the orbitals overlap with some atoms to form bridge structure। तो एक दूसरे के साथ ब्रिज बना लेंगे और ये डाइबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये आपको उन्होंने स्ट्रक्चर नीचे दिखाया हुआ है, ये ठीक है, ये एक BH3, ठीक है, और ये दूसरा BH3। इन्होंने आपस में क्या किया है, ब्रिज बना लिया है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के जरिए ये ब्रिज हो गए हैं। अब इसके अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो जाएंगे और इस बोरॉन के भी 8 हो जाएंगे। असल में अभी किस तरह से ब्रिज बना है, यहाँ पे बोरॉन ने क्या किया है, अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp3 कर ली है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके फिर वो ये ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंदर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं 4, फिर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हेल्प से उसने यहाँ पे अपने आपको स्टेबल कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बेरिलियम अल्काइल्स की। तो बेरिलियम भी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेरिलियम क्या कर रहा है, अल्काइल्स के साथ ब्रिज कर रहा है। ये अल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, beryllium alkyls are also electron deficient compound and polymerize through carbon of the alkyl to remove the electron deficiency। तो alkyl group की हेल्प से वो ब्रिज करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर कर रहा है। यहाँ पे एंगल जो है वो 66 का है। एंड ईच बेरिलियम एटम इज सराउंडेड बाय 4 अल्काइल ग्रुप्स। हर एक जो बेरिलियम है, जैसे ये बेरिलियम है, ये सराउंड हुआ है 4 अल्काइल ग्रुप से, 1 2 3 4, राइट पे 2 और लेफ्ट पे भी 2। तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे उन्होंने आपको बताई है कि बेरिलियम और जो कहते हैं ना 60 डिग्री एंगल, तो वो ये आपको एंगल बता रहे हैं। ये बेरिलियम अल्काइल की एग्जांपल हो गई। उसके बाद एग्जांपल उन्होंने आपको डिस्कस की एल्यूमिनियम ट्राई मिथाइल की। एल्यूमिनियम ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये ट्राई मिथाइल 1 2 और ये थर्ड मिथाइल ग्रुप के साथ इस तरह से ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। ये भी उन्होंने एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्लोरीन ब्रिज हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन आपका अपना लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन के पास टोटल 3 लोन पेयर्स होते हैं, उनमें से एक लोन पेयर ये इधर दे रहा है। इसके इस वाले के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इस वाले के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब ये वाला क्लोरीन इधर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और इधर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इस तरह से भी होता है। अब यहाँ पे भी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो अपना एक लोन पेयर इस BH3 को दे रहा है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर बोरॉन को दे रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को दे रहा है। ठीक है, इस तरह से भी जो देने वाला होता है वो आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, मोस्टली आप ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली चीज़ हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास D और F ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उन मोस्टली वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस वजह से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, वहाँ पे लिगेंड्स, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो सेंट्रल एटम ट्रांजिशन एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो लिगेंड जो है जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो उसको स्टेबल करने के लिए अपना लोन पेयर उसके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। जो देने वाला जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, उसको हम कहते हैं लेविस एसिड्स, ठीक है, और वो रिएक्ट किसके साथ करता है, जो कि डोनर हो, डोनर को कहते हैं लेविस बेसिस, ठीक। यहाँ पे बस ये हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है।